औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब तो खुद हम भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। क्या इस नई तख्लीक करदा रियासत को क्या कहा जाए, जिसे अगर मैं हुकूमती जमात के अल्फाज में अदा करना शुरू करूं तो इसे नया पाकिस्तान, जबकि अगर मैं अपोजिशन अरकान की जबान में इस रियासत को पुकारूं तो कुछ लोग IMF का पाकिस्तान और कुछ लोग बिगड़ा हुआ पाकिस्तान तस्वुर करते हैं और इसे पुकारते हुए दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि महंगाई का एक नया तूफान पाकिस्तान के अंदर। एक तो पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा है, तमाम तर सूरत हाल इस हद तक खराब है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहले ही मौजूद थी। वहीं दूसरी जानिब अब ये दूसरा बम भी गिराए जाने का जो है वो हो सकता है ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि पहली तारीख से ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाने के लिए कमर कस ली है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि 5 रुपए से भी ज्यादा फी लीटर पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाए, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमतें 128 रुपए सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर कर दी जाएंगी। जिसके बाद महंगाई का एक नया तूफान भी फन मारे बैठा है, जिसकी सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर नौकरीदार या फिर कारोबारी तबका या फिर दिहाड़ीदार तबका या हर तबका जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुख का सांस ले रहा है, उसकी सांसें मजीद हराम हो जाएंगी, क्योंकि महंगाई का ये नया तूफान पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत हाल को जन्म दे देगा, जिसके तनाजुर में ना खलल नहीं है कि महंगाई के बाद पाकिस्तान की मईशत मजीद बदहाली की जानिब जाती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तान के शहरी मजीद परेशानी की जानिब जाते हुए दिखाई देंगे और पाकिस्तान के अंदर नौजवान तबके के लिए जो मराहत देने की बातें की जा रही हैं वो भी महज एक शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये मामला पाकिस्तान के अंदर अब वाज़ेह तौर पर जन्म ले चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का ऐलान मुतवक्के है और बताया जा रहा है कि 128 रुपए फी लीटर पेट्रोल पहुंच जाएगा। डीजल की प्राइसेस भी कुछ यहीं तक पहुंचेंगी। इसके बाद जो है वो ऑपोजिशन जमातों की जानिब से तमाम तर सूरत हाल के अंदर बयानात आने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर ऑपोजिशन जमातों के किरदार पर भी कुछ शुकूक व शुबहात जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर सही मानों में हुकूमत की पॉलिसियां खराब हैं या हुकूमत की पॉलिसियां नाकिस हैं, तो क्या ऑपोजिशन की जानिब से महज पेट्रोल के प्राइसेस, बिजली के प्राइसेस या इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो महज उसको मुस्तरद कर देना काफी होगा, या फिर इससे माशी मुहर्रिकात भी काफी हद तक मुतासिर दिखाई देंगे? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशी उमूर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शहरोज खान लोधी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहरोज साहब, आपने अपना कीमती वक्त रियायत किया। शहरोज खान लोधी साहब, क्या कहेंगे सर, क्योंकि मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि इस पाकिस्तान को मैं क्या पुकारूं। कुछ लोग IMF का पाकिस्तान को कहते हैं, कुछ नया पाकिस्तान कहते हैं। आप इसको इस महंगाई में क्या नाम देंगे सर? देखें, बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन है वो अनफॉर्चुनेटली हर लिहाज से एक डिसबैलेंस की हुई भी है, क्योंकि हम IMF के साथ भी इस वक्त टॉक्स के अंदर मौजूद हैं। हमारा वहाँ भी सेशन चल रहा है और साथ में फिर हमारी आपने देखा है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो भी डिसबैलेंस हुई है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और फिर आप ये देख रहे हैं कि डॉलर बहुत ज़्यादा इस वक्त उड़ान चढ़ रहा है और साथ साथ फिर आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो अफराती ज़र इन्फ्लेशन वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे एक चीज़ इसमें अर्ज करूँगा कि जैसे आपने फ्यूल की प्राइसेस में कहा, तो बेसिकली हमारी जो कंट्री है वो एक इम्पोर्टेड कंट्री है। हम अगर अपना इम्पोर्ट बिल उठा के देखें तो उसमें तकरीबन से तकरीबन जो हमारा कॉम्पोजिट है हमारे इम्पोर्ट बिल का, उसमें अगर हम अपनी फॉसिल फ्यूल्स देखें जो हम यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ अगर हम एडिबल ऑयल देखें, तो इन तमाम चीज़ों को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डॉलर प्राइसेस पे ये इंपोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस हमारे को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और हम अल्टरनेट मसला ये आ रहा है कि अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स से अगर हम कंट्रोल करने जाते हैं तो डायरेक्टली हमारा इम्पैक्ट आएगा हमारे एनर्जी सेक्टर पे। तो जब हमारे एनर्जी सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली हमारी जो मईशत है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन साथ साथ हमने कुछ रिकमेंडेशन दी थी और गवर्नमेंट इससे सोच भी रही है बहुत सीरियस तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आती नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। कि आपके पास हाइडल पावर है, आपके पास सोलर पावर है,
तो आप उनको यूटिलाइज कीजिए ताकि कोई आपकी एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट बन सके, ताकि हम जो अपनी ये फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं तो इससे हम कंट्रोल कर सकें, और साथ साथ फिर हम अपनी एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, जो कि हमारी एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ सक रही है। जिसमें हम ये भी देख रहे हैं अपने एक्सपोर्ट के अंदर कि हमारे बहुत सारे ऐसी एक्सपोर्ट में भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जब से डॉलर बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपोर्टर्स भी नज़र आ रहे हैं कि जिनके गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, डिलीवर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रोसीड आ नहीं है, तो वो अपनी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं करवा रहे ड्यू टू गेन सम मार्जिन एंड प्रॉफिट, एक हायर मार्जिन एंड लार्जर प्रॉफिट। तो उसमें भी एक हमारे को चीज़ देखनी होगी कि कम से कम हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और जो अब क्योंकि इस वक्त हमारे को शदीद ज़रूरत है डॉलर की, इन दी फॉर्म ऑफ रेमिटेंस हो, इन दी फॉर्म ऑफ वो एक्सपोर्ट हो, ताकि हम अपने डॉलर को भी कंट्रोल कर सकें, अपने एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल कर सकें, और अपने इंपोर्ट बिल पे भी काफी कंट्रोल कर सकें। लेकिन शहरोज भाई, जो ये बातें की जा रही हैं कि जी पहली तारीख से ओगरा जो है वो एक कोई समरी जो है वो हुकूमत वक्त को भेजने वाला है कि पेट्रोल की प्राइसेस में मजीद 5 रुपए 28 पैसे इजाफा कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है सर, तो पेट्रोल प्राइसेस का दारोमदार रहता है कि जी अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो तमाम चीजों पर ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ जाते हैं। सर इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर जब सूरत हाल माजी के औराकों में तलाश की जाए तो पेट्रोल जब आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा था तो पाकिस्तान में 65 रुपए 70 रुपए या हद से हद 100 रुपए लीटर था, लेकिन आज उसके बनिस्बत जो है वो पेट्रोल प्राइसेस आलमी मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर इसके प्राइसेस हाई हो चुके हैं। देखिए ये एक ऐसी चीज होती है, मैं आपसे इसमें शेयर करूं कि पेट्रोल ऐसी चीज है कि जिसने मतलब हर इंसान ने इसको इस्तेमाल करना है, तो हमारा ज़्यादा रिलायंस हमारे टैक्स का इन दी फॉर्म ऑफ ड्यूटीज, इन दी फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स, इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्स रहता है। तो अगर हम पर लीटर भी अगर इंपोर्ट कर रहे होते हैं और इसको जब यहाँ मार्केट में हमारी जो डिफरेंट ऑयल कंपनीज होती हैं उसको सेल आउट करती हैं, तो उसमें हमारा एक बहुत ज़्यादा खासा हमें टैक्स का रेट भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा जनरेट होता है रादर इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये पहली बात तो ये है कि हमारा रिलायंस और हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, हमारे पेट्रोल की उस पर। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जिसकी वजह से हमारे को इम्पोर्ट जो हमारा जो पेट्रोल है उसको करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कीमत में हम इम्पोर्ट करते हैं उसको। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखना होगा कि जब हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, ऑब्वियसली इसमें हमारा जो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि इसका कॉम्पोजिट हमारी इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो इसमें हमारे को सब्स्टिट्यूशन देखना है। देखें आप एक तरफ तो अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखें तो वहाँ आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कार की बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑब्वियसली जब आप अपनी कार की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या ऐसी चीज़ को बढ़ाएंगे कि जिसका रिलायंस पेट्रोल के ऊपर होगा या डिफरेंट डीजल के ऊपर होगा, डिफरेंट ऑयल प्रोडक्ट्स पे होगा, तो ऑब्वियसली पे उसकी प्राइसेस भी आप देखेंगे कि क्योंकि डिमांड जब आपकी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है और सप्लाई अगर आपने लिमिटेड की हुई है, सप्लाई आपको उसके हिसाब से करनी है, तो ऑब्वियसली आप जब डिमांड को देख के सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपने फिर पेट्रोल को ऑब्वियसली इंक्रीज करना है और इंक्रीज प्राइस पे लेना है, और इसका जिसका इम्पैक्ट आप हर जगह मतलब एक ऑटोमोटिव पे नहीं देखेंगे, आप डिफरेंट चीज़ों पे भी देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर पे भी आएगा, क्योंकि हर चीज़ इंटरलिंक है आपके पेट्रोल की प्राइसेस पे, आपकी एनर्जी प्राइसेस पे, आपके डिफरेंट ऑयल प्राइसेस पे, तो वो ऑब्वियसली हर किसी पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं एट द एंड में आपसे यही चीज़ अर्ज करूंगा जो मैं बार बार डिफरेंट चैनल्स पे और डिफरेंट फोरम पे कहता हूँ कि हमने सब्स्टिट्यूट देखना होगा कि हम पेट्रोल के ऊपर क्यों इतना रिलायंस कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर क्यों नहीं जाते, हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जाएं तो हमारा ये सब्स्टिट्यूट बनेगा, हमारी पेट्रोल की डिमांड, हमारी पेट्रोल सर उनको यहाँ प्लांट लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए। वही वाली बात है ना कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा जो मईशत के लिए, हमारी पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, जो मैं समझता हूँ। जब तक कि हम अपना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाएंगे कि जिसमें हमारा 3 से 5 साल का एक प्लान हो कि जिसमें हमारे को पता हो कि हमने कौन सी चीज को इंपोर्ट करना है और कौन सी चीज को इंपोर्ट नहीं करना है, ताकि हम अपने करंट अकाउंट खसारे को भी कवर करें और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली हम जब डिसीजंस लेंगे तो ऑब्वियसली जब हमारी इंपोर्ट कम होंगी या डिफरेंट चीजें, देखें ऑयल प्राइसेस का तो डायरेक्टली लिंक आपके इंटरनेशनल मार्केट से है, वो तो ऑब्वियसली आपने जितनी पे बिड उसको फाइनल करनी है तो वो आपको उतने पे ही से आपको आकर मिलना है। लेकिन कम से कम हम एटलीस्ट अपने पार्ट पे ये जरूर कर सकते हैं कि हम कम से कम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, थर्ड कोल को यूज करें,
डिफरेंट हाइडल पावर्स को यूज करें, सोलर पावर को यूटिलाइजेशन में लेकर आएं, ताकि हमारी डिमांड कम से कम पेट्रोल के लिए कम से कम मार्केट में हम देखने को तो मिले। शहरोज भाई, बात दरअसल यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर मैं आप समेत बहुत सारे माशी माहिरीन से ऑफ द रिकॉर्ड भी इस चीज के ऊपर बात करता रहता हूं, तो ज्यादातर ये लोग यही बोलते हैं कि जी अगर पेट्रोल को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा या पेट्रोल को जो है वो महदूद कर दिया जाएगा और हम किसी दूसरी सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे, तो ये सूरत हाल जो है वो उन लोगों के लिए जिनकी दुकानें पेट्रोल के जरिए ही चल रही हैं, उनकी दुकानें पाकिस्तान में काफी हद तक बंद हो जाएंगी, जो कि उन लोगों के लिए सही नहीं है। वो ये चीज होने नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर। देखें, इसमें तो मैं आपसे ये चीज अर्ज करूंगा कि बेसिकली ये सिर्फ एक पेट्रोल के और एक ऑयल सेक्टर के अंदर मौजूद नहीं है कि जहाँ एक आप कह सकते हैं माफिया कह सकते हैं या मोनोपोली कह सकते हैं या हाई रेज वॉइसेस कह सकते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगी, आपको ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मिलेंगी, आपको ये और दूसरे सेक्टर्स में भी मिलेंगी कि जहाँ हर किसी के मफाद किसी न किसी तरीके से इंटरलिंक है। लेकिन सबसे पहले देखें, अगर आपने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, ऑब्वियसली हम सब ने पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है, तो पाकिस्तान के लिए तो हम वो चीज़ करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में है, इंस्टेड ऑफ इसके कि वो किसी डिफरेंट एक स्पेसिफिक माफिया के लिए मफाद में है या किसी एक बंदे के मफाद में या किसी एक कंपनी के मफाद में है। हमने तो ऑब्वियसली वो चीज़ देखनी है जो पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान की मईशत के मफाद में है। तो पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के मफाद में ये चीज़ है कि हम अपने सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएं, ताकि हमारी हर चीज़ बैलेंस हो, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इम्पोर्ट ना करना पड़े। क्योंकि हमारा रिलायंस, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, हमारा ज़्यादातर रिलायंस उन चीज़ों पे होता है जो ज़्यादातर हमारी आवाम, हमारी एक लोअर क्लास, हमारी एक मिडिल क्लास, हमारी हायर क्लास, हर कोई इसको जो यूज़ कर रहा होता है, तो हमारा रिलायंस उस चीज़ पे होता है कि हम उस चीज़ से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें। तो ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ को एक टैक्स के नेक्स्ट में ज़्यादा टैक्स उसको देंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको चीज़ में ज़्यादा नज़र आएगा, प्राइसेस में ज़्यादा नज़र आएगा। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको एक लोअर क्लास पे भी नज़र आएगा, मिडिल क्लास पे भी नज़र आएगा। लेकिन शहरोज भाई देखिए, बात यहां पर यह भी पैदा होती है कि जी एक मिसाल दूं छोटी सी, कि एक वक्त में चाइना के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ, तो ये मिसाल आपने भी सुनी होगी सर, स्कूल के ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं कि जी वहां पे लोग जो है वो साइकिल चलाने लगे और इसीलिए वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस हुकूमत को डाउन करनी पड़ी। लेकिन यहां पर बबांगे दहल एक महापुरुष टीवी पर बैठ के ये बात कर देते हैं कि 1000 रुपए लीटर भी अगर पेट्रोल होगा तो ये आवाम खरीदेगी। क्यों सर, क्यों इतना कॉन्फिडेंस है ऐसे लोगों को कि जी वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आवाम ने पेट्रोल खरीदना ही खरीदना है? देखें, जब तक के चीज कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती आपकी कंट्री के अंदर, और जब तक कि आप उस चीज की आगाही नहीं देते लोगों को, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यही हमारे लिए एक चीज है कि जो हमारे को हमेशा यूटिलाइज करनी है, जैसे कि आपने कहा कि पेट्रोल है। लेकिन जब आप, जैसे हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं, टेस्ला है और दूसरी कार्स हैं जो आप देखते हैं कि कराची की सड़कों पर भी कुछ चलती हैं, तो ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड कार्स हैं। तो देखें, कॉन्सेप्ट है, आपको जस्ट उस इंडस्ट्री को नॉर्मलाइज करना है, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। इलेक्ट्रिक जनरेशन की तरफ, सोलर की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप इस चीज़ की आगाही करते हैं, इतनी इंडस्ट्री को इतना रिलीफ देते हैं और बाहर की इंडस्ट्रीज को आप अपने प्लांट लगाने की इजाज़त देते हैं, और जब ऐसी चीज़ होती है कि जब लोग देखते हैं कि नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट है कंट्री के अंदर मौजूद और एक सस्ते दाम पे मौजूद है, एक आम बंदे की गिरफ्त के अंदर है, एक आम बंदा इसको परचेज कर सकता है, तो ऑब्वियसली जब जो चीज आपको नजर आ रही होती है तो आवाम समझती है कि यार कि ये सामने एक सब्स्टिट्यूट मुझे नजर आता है, तो ऑब्वियसली फिर उसको वो ऑप्ट करती है। लेकिन ये जब पॉसिबल है कि जब आप इसकी आगाही करें, इतना आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें इंडस्ट्रीज को कि वो अपनी ऐसी चीज आपके रोडों पे लेकर आए, ऐसी चीजें लेकर आए कि जो सब्स्टिट्यूट हो आपके पेट्रोल का, तो ऑब्वियसली आप फिर ये देखेंगे कि इसका फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आम आवाम पे भी। लेकिन शहरोज भाई देखिए, यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है ना कि लोग अगर ये बोल रहे हैं कि जी चलें ठीक है, पेट्रोल ही हमारा जो है वो सब कुछ है और पेट्रोल के जरिए ही हमने सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर अगर पेट्रोल प्राइसेस जो है वो हाई कर दिए जाएं, जबकि पहले ही आप आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हों, उस सूरत हाल के अंदर कोई एक वफाकी वजीर खड़े होकर बोल दे कि जी आप श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, भारत को देख लें, तमाम ममालिक का मवाजना कर लें, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस अब भी कम है। ये कोई मतलब सही मानों में मैं क्या बोलूं उसको, ये जो है वो काबिले कदर जुमला या फिर काबिले इस्तेमाल जुमला तस्वुर किया जा सकता है इस सूरत हाल के अंदर? ये कुछ चीज इसमें ये चीज एक जरूर हो सकती है कि क्योंकि रिलायंस आपका ऐसी चीजों के ऊपर रहता है कि जिससे आपको पता होता है कि यार हमारी यहाँ से ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वहाँ से ऑब्वियसली आपको एक टैक्स कलेक्शन ज्यादा आ रहा होता है।
इसका ये चीज जरूर हो सकता है कि जो आपने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने जो टैक्स क्लॉज में थर्ड अमेंडमेंट की है, जिसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन और फाइलर्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, कि जिसमें आपने कहा है कि आप अगर कोई फाइलर नहीं है और वो बनता है, काबिल कबूल है कि भाई इसको बनना है, उसको बनता है कि उसकी इतनी इनकम है कि वो फाइलर बने, तो जो आपने डॉक्यूमेंटेशन के जो स्टेप्स लिए हैं, तो मेरी नजर में फिर ये हो सकता है कि अगर आपकी इकॉनमी जो आपने ग्रोथ करनी है, और ऑब्वियसली आपकी आईएमएफ की टर्म्स भी हैं जो आपने आईएमएफ के साथ टॉक्स कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं और आप इस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि आपका डायरेक्ट टैक्स इतना ज्यादा हो सकता है कि आप फाइलर्स की इतनी ज्यादा तादाद बढ़ा लें, अपने टारगेट्स पूरे कर लें इनकम टैक्स के रादर देन सेल्स टैक्स के, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप कम से कम अपना जो बर्डन होता है सेल्स टैक्स का और डिफरेंट टैक्स का जो आप पेट्रोल के पर लीटर पे चार्ज कर रहे होते हैं, तो उससे फिर मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास टैक्स कलेक्शन के ज्यादा आमदन के जराए होंगे, तो उससे फिर ये होगा कि आपकी जो पर लीटर प्राइस होगी वो ऑब्वियसली फिर कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशी उमूर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मिर्जा साहब, मैं ये कहना पसंद करूं या फिर कोई भी ये कहना पसंद करे कि अब महज IMF की जो है वो डुगडुगी के ऊपर माशी कठपुतली का तमाशा चलने वाला है पाकिस्तान के अंदर, तो ये मुसलसल चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो हुकूमत ने 3 साल में गुजार दी और कहा था कि अब हमने जो रिफॉर्म्स करी हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसके बेनिफिट एक आम आदमी पे आएंगे, और वो रिफॉर्म नहीं है और गरीब आदमी को कुछ मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा मिर्जा साहब को दोबारा लाइन पे ले लिया जाए, उनकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं दोबारा शहरोज खान लोधी साहब की तरफ आऊंगा। जी शहरोज खान लोधी साहब, देखिए सवाल आपने भी सुना सर, मतलब IMF की टर्म्स ही पाकिस्तान के अंदर अब राइज रहेंगी और इसी के बलबूते के ऊपर ही पाकिस्तानियों ने आगे जिंदगी बसर करनी है, तो सर ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल दिखाई देती है। इसमें ये हो सकता है कि IMF ऑब्वियसली जो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस मनवाता है या आपको जो ब्रीफ करता है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा स्टेप्स भी लेते हैं, और ये तो हमारा बहुत ज्यादा क्रूशल एक टाइम है कि जिसमें हमारे को $1 बिलियन किस्त मिलनी है, और जिसके लिए मुझे ऐसा फील लगता है, जो मैंने बात भी की और जो मैंने देखा भी है, कि हमारी माशी जो टीम है वो बहुत ज्यादा इस वक्त काम भी कर रही है और अपने आप को तैयार भी उसने किया हुआ है जी, जिसमें उसने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स भी आपको, क्योंकि देखिए IMF का तो एक सिंपल सा रूल है कि भाई आप अपनी कॉस्ट कम करें और अपने रेवेन्यू उसको बढ़ाएं। तो अगर आप इस चीज पे IMF को आमादा करते हैं, तो देखें इसमें इनडायरेक्टली आपके मुल्क के मफाद में ये चीज है कि ऑब्वियसली जब आप बहुत सारी चीजें उसको कंट्रोल करेंगे जी, और जिस तरीके से आप फिर कंट्रोल करके आगे चीज को लेके चलेंगे, तो आपके मुल्क की मफाद में ही है, मुल्क की मफाद में। बिल्कुल, मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जी मिर्जा इख्तियार बेग साहब, फरमाइएगा सर, क्या कहना पसंद करेंगे? जी, मैं अभी वही बात कर रहा था इतनी देर से आपको कि ये आपकी इको ज्यादा आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त आपकी जो माशी सूरत हाल है बहुत खराब है। आपके इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में दोगुनी से ज्यादा हो गई है। आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, आपका रुपया गिरता जा रहा है, और 152 से अब 162 गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा शहरोज खान लोधी साहब की तरफ में आऊंगा। जी शहरोज खान लोधी साहब, फरमाइएगा सर। मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, इम्पैक्ट खाली आवाम पे आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे हुकूमती पॉलिसी अब तक समझ में नहीं आई है शहरोज भाई, कि मतलब आवाम का रिलीफ ज्यादा अजीज है या फिर IMF की शराइत ज्यादा अजीज है, ये मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम एक डेट कंट्री हैं, तो ऑब्वियसली IMF के पास ना जाने का फिर कोई हमारा सवाल बनता नहीं, ना हमें कोई इसका वे आउट नजर आता है, हमें जाना पड़ेगा IMF के पास। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये हम इसको एक आखिरी इंस्टॉलमेंट या एक आखिरी दौरा अपने इसको कह सकते हैं, अगर हम अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लें। जिस तरीके से डिफरेंट आपने स्टेप्स लिए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, आपने डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू स्टेप लिए हैं, आप अपने फाइनल्स को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप इसमें अगर कामयाब हो जाते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने टैक्स रेवेन्यूज डिफरेंट चैनल से बढ़ा देते हैं, और सिंपल आप अगर अपनी आपका IT सेक्टर ऐसा है कि जिसको अगर आप उसमें रिफॉर्म्स करते हैं, क्योंकि IT का एक ऐसा सेक्टर है कि जो बीच का जो इंटरमीडिएरी सेक्टर है, अगर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर आ जाते हैं,
जो आप डिफरेंट आपके जो पॉइंट ऑफ सेल का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको अगर डिफरेंट बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, अगर आप उसका 25% भी, 100 में से अगर 25% भी अगर आप पॉइंट ऑफ सेल अपना इम्प्लीमेंट करा देते हैं, तो अगर आपकी मईशत ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चली जाती है और टैक्स नेट अगर आपका टैक्स रेवेन्यू इन चीजों से बढ़ जाता है रादर देन इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इतने फिर काबिल हैं कि आप अपनी मईशत को सुधार सकते हैं और अपने करंट अकाउंट खसारे के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपका आईटी सेक्टर और आपके डिफरेंट सेक्टर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और आप अगर आप कामयाब हो जाते हैं कि अगर आप इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब होते हैं जी, तो मेरी नजर में, और अगर इंपोर्ट के ऊपर अगर आप कर्टेल रखते हैं, मतलब आप कॉम्पोजिट देखते हैं, कॉम्पोजिट आइडेंटिफाई करते हैं इंपोर्ट का कि कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत ज्यादा आपके लिए अननेसेसरी हैं और ऐसी कौन सी चीजें जो आपके लिए नेसेसरी है, और नेसेसरी के ऊपर भी अगर आप कंट्रोल करते हैं और अननेसेसरी को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में आप बहुत एक अच्छी पोजीशन में होंगे अपनी मईशत में आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहरोज खान लोधी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा मुफस्सिल तज्जिया दे रहे थे कि बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने से मईशत कुछ बेहतर हो सकती है और जो IMF की शराइत आपको जबरदस्ती अपने मुल्क के ऊपर और अपनी आवाम के ऊपर लागू करनी पड़ रही हैं, उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां मैं आपको बताता चलूं कि कराची समेत सिंध भर के अंदर बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची में अब भी बारिशें हो रही हैं और मुसलसल ये भी बताया जा रहा है कि जी बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 2 अक्टूबर तक जारी रह सकता है, जिसके बाद वाज़े तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहरी घरों से बाहर निकलने में मुकम्मल तौर पर एहतियात करें, क्योंकि सड़कें गलियां ज़ेरे आब आ सकती हैं, जिससे आवाम को ही शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल के अंदर वाज़े तौर पर जहां पर एक जानिब बल्दियाती इदारों ने जो है वो दावे किए हुए हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, वहीं पर अवाम भी मुंतजिर हैं कि अगर मूसलाधार बारिशें कराची में जारी रहती हैं और अर्बन फ्लडिंग का जो खतरा महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है उसको वाज़े तौर पर देखना भी जरूरी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरदार साहब बताइएगा सर, क्योंकि महकमा मौसमियात ने अच्छी खबरें नहीं दी हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? अर्बन फ्लडिंग का खतरा है कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में। जी देखिए, खतरा है इसलिए कि ये हवा का कम दबाव ज्यादा शिद्दत इख्तियार करके सुबह से डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है कराची के जनूब मशरक में, और अभी उसका डिस्टेंस पहले से कुछ और भी कम हुआ है। इस वक्त वो 240 किलोमीटर 250 किलोमीटर कह लें कराची के जनूब मशरक में, ठट्ठा से 200 किलोमीटर और मारा से 410 किलोमीटर। तो अब इसमें इम्कान ये है कि चूंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं सी के ऊपर जितनी होती हैं, और वो उसके नतीजे में मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है जी अगले 12 से 18 घंटों में। तो फिर इसके पेश नजर ये अलर्ट शर्ट इशू किए गए थे कि जी जाहिर है साइक्लोन के 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं, साइक्लोन हो या डिप्रेशन, दोनों के किसी भी साइल के करीब जब आते हैं तो उसके नतीजे में बड़ी तेज मूसलाधार बारिशें होती हैं, बहुत तेज आंधी झक्कड़ चलते हैं, और तीसरी ये कि समंदर में तुगयानी बहुत बढ़ जाती है जी। तो इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए अलर्ट हमने अभी तीसरा अलर्ट थोड़ी देर पहले इशू की वो अपडेट किया है। तो ये अच्छा है जी, जब तक 2 दिन तक ये सिस्टम 2 से 3 दिन तक जब तक हमारी समुद्री हदूद में मौजूद है। तो अच्छा सरदार साहब, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आवाम यही सुनना चाहते हैं कि जी बता दें, क्लियर कर दें कि ये जो बारिशें हैं ये माजी की बारिशें जैसी ही होंगी, जैसे माजी में हमने देखा कि जून जुलाई के अंदर कितनी मूसलाधार बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी परेशान हो गए थे और पूरा शहर डूब गया था। कि यही सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि शहर कराची शहर की हम बात करें तो या सिंध के दूसरे शहरों की, तो इनके कितने दूर से गुजरता है सिस्टम। अगर वो करीब से गुजरता है, उसका पैसेज होता है, तो फिर जाहिर है वैसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर करीब से गुजरता है। अगर दूर से गुजरता है तो फिर
वैसे सूरत हाल पैदा नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश उसमें तेज मूसलाधार किसी किसी वक्त है इम्कान इस बात का। तो वो जो खदशा है उसको हम मतलब एकदम रद्द नहीं कर सकते, अपनी जगह पर वो है। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध के और कौन कौन से हिस्से हैं जो कि इस बारिशों से या तूफान के इस असरात से जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, चूंकि सिंध के ऐसे लग रहा है कि उसका ट्रैक सिंध से दूर से गुजरते हुए बलूचिस्तान की जानिब है, बलूचिस्तान के साहिली इलाके जो और मारा और पसनी है, कुछ इम्कान दिख रहा है कि शायद उस तरफ निकले और उसको जाके क्रॉस करे, हिट करे, और या फिर ओमान की तरफ निकल जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। सिंध को डायरेक्ट हिट करने का तो कोई उसका इम्कान नहीं है, लेकिन बारिशें जरूर तेज हो सकती हैं और आंधी वांधी, जैसे आज दिन भर तेज हवाएं चलती रही, तो कल और परसों दोनों दिन भी ऐसे हैं कि जिसमें तेज आंधी के साथ बारिश, शदीद बारिश का भी इम्कान है। उसमें ठट्ठा, बदीन और कराची, और कराची से ऊपर फिर जामशोरो, दादू डिस्ट्रिक्ट और नवाबशाह, हैदराबाद, इन सब उसमें डिस्ट्रिक्ट्स में है इम्कान इस बात का। अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर यह भी बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी मूसलाधार बारिशें जो है वो हो सकती हैं। अब आपने बताया कि जी आंधी का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, तेज हवाएं चल रही थी, क्या मजीद भी तेज हवाएं चल सकती हैं जो कि माजी में देखने में आया है कराची के अंदर किस किस्म के तूफानात आते रहे हैं पहले? इसमें देखिए जी, तूफान जो डिप्रेशन होता है या साइक्लोन होता है, तो वो जब कोस्ट के करीब आता है या आपके एरिया के करीब मौजूद रहता है तो तब तक हवाएं चलने का खदशा रहता है। और आपको बताऊं कि डिप्रेशन की मतलब एक तरह से उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है ये कि 22 से 27 नॉटिकल माइल फी घंटा उसके सेंटर के आसपास और उन इलाकों में हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह जब साइक्लोन अगर ये बन जाता है, जैसे कि इम्कान है कि कल साइक्लोन बन जाए, तो उसके बाद हवाओं की स्पीड और भी बढ़ जाती है। वो आप कह सकते हैं कि 35 से 47-48 नॉटिकल माइल पर आवर ये स्पीड हो सकती है हवाओं की। तो जाहिर है खासी स्पीड होती है ये, इसको किलोमीटर्स में हम ऑलमोस्ट डबल करें तो किलोमीटर हो जाती है फी घंटा। तो जब तक ये मौजूद है तब तक ये एक तरह से रहेगा इम्कान या खदशा। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि इन 3 दिनों के अंदर, ऐसी बात है 2 तारीख तक जो है ये बारिशों का सिलसिला कराची समेत सिंध भर में जारी रहेगा, तो किस हद तक मुमकिन है, कितनी मिलीमीटर बारिशें जो हैं वो कराची समेत सिंध भर में रिकॉर्ड की जा सकती है? पहले आप कराची का जरा बता दें, फिर मैं आगे पूछूंगा। उसमें मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया ना कि डिपेंड करता है कि कितने करीब से गुजरता है। अच्छा। अब ये जी, अगर करीब से गुजरता है, ज्यादा करीब से गुजरता है, यानी विदिन आप 30-50 किलोमीटर कह लें कराची से, अगर इतने करीब से गुजरता है तो फिर बारिश अच्छी खासी हो सकती है। फिर 100-150 मिलीमीटर तो चांसेस हैं कि इतनी हो जाए। और अगर दूर से गुजरता है, उसकी आउटर पेरिफेरी सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट करती है, तो फिर आप कह लें कि कम बारिश हो सकती है। ये उसके ट्रैक पे डिपेंड करता है। लेकिन सरदार साहब, इम्कानात क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तूफान जो है वो करीब से गुजरेगा या इम्कानात हैं कि ये दूर से ही होकर गुजर जाएगा? जी, इम्कान तो ये है कि दूर से गुजरेगा, इतना करीब से नहीं। अच्छा। और जी, लेकिन स्टिल उसका फैलाव इतना होता है कि बारिश आपके यहाँ फिर भी अच्छी खासी दे देगा जाते जाते। अच्छा, और सरदार सरफराज साहब, मैं चाहूंगा ये भी बताइएगा सर कि किन किन खतरात से जो है वो इस वक्त आवाम दो चार हो सकते हैं इन बारिशों के नतीजे में? उसमें देखिए, जब तेज आंधी चलती है तो जाहिर है जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके कच्चे मकानात हो गए, झोंपड़ियां हो गई, और इसी तरह से पुराने दरख्त, जो बड़े उम्र के दरख्त होते हैं वो गिर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, खंबे वंबे और ये सब वो गिर सकते हैं। ये इस बात का खदशा रहता है। और तेज बारिश आंधी के साथ जब होती है तो जाहिर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसमें पानी खड़ा हो सकता है नशेबी इलाकों में, और उसके नतीजे में भी जाहिर है फिर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है। ये अच्छा सरदार साहब, इससे कबल जो है वो एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जी मानसून का जो सिस्टम है वो देर से खत्म होगा इस बार, जो है वो सिंध के अंदर बारिशें जो है वो देर तक जारी रहेंगी, या फिर ये इस तरह के सिस्टम जो है वो आते रहेंगे और कराची समेत सिंध भर में बारिशें बरसती रहेंगी? क्या ये उसी सिस्टम का हिस्सा बताया जाता है? देखिए, मानसून बस इतना ही डिले है कि एक आध हफ्ता या ज्यादा आप 10 दिन कह लें, लेकिन अभी ऐसे ही सिनेरियो है कि एक आध हफ्ता ही डिले है। अदरवाइज 30 सितंबर तक होगा करता है मानसून। तो अब ये स्पेल जो ऑनगोइंग स्पेल है ये 3 अक्टूबर तक साउथ से, और यानी सिंध और बलूचिस्तान से 3 या 4 अक्टूबर तक बलूचिस्तान में रह सकता है, खत्म होगा। तो फिर नॉर्थ पाकिस्तान में भी एक स्पेल है साथ साथ
कल से वहाँ भी कुछ बारिशों का इम्कान है अगले 2 से 3 दिनों में। तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के एंड में मानसून मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से। अच्छा सरदार साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि क्या इस स्पेल के बाद कोई आगे भी मुमकिन चीजें हैं कि जी इस किस्म का कोई दूसरा सिस्टम भी कराची समेत सिंध भर के अंदर बारिशें बरसाने आ सकता है? इसमें देखें कोई सामने सामने या नजदीक नजदीक मतलब बिल्कुल से कहते हैं ना वो करीब करीब की इनसाइट नहीं है कोई ऐसा सिस्टम जी। अलबत्ता ये अक्टूबर और नवंबर ऐसे मंथ्स हैं, 2 महीने हैं कि जिस ये साइक्लोन सीजन होता है एक तरह से, पोस्ट मानसून साइक्लोन सीजन। तो दोबारा से ये हो सकता है कि कोई डिप्रेशन या साइक्लोन अगले दिनों में फिर बन जाए, और जाहिर है जब डिप्रेशन या साइक्लोन समंदर में बनता है और आपके एरिया की तरफ अगर रुख करता है तो बारिशें दोबारा से हो सकती हैं, लेकिन वैसे कोई स्पेल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मैट हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका ये था कि जी ये स्पेल जो है वो जारी रहेगा, जबकि इसके बाद भी कुछ इम्कानात करीब करीब में अभी नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि अगर हवा का कम दबाव रहा तो हो सकता है कि एक और स्पेल जो है वो कराची समेत सिंध भर में बारिशें बरसाने के लिए आ सकता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि जहां जहां पर नादरा के दफातर मौजूद हैं वहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग लगे होते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड के मुंतजिर होते हैं। ये अपनी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए डेटा जमा कराने आते हैं, या फिर इस तरह की सूरत हाल भी देखने में आती है कि शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए लोग व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर पर भी आते हैं, क्योंकि वहां से उनका तमाम डेटा मुरत्तब होता है और उसके बाद उनको शनाख्ती कार्ड या तो जारी किया जाता है या उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो रिन्यू किया जाता है। लेकिन इसी जगह पर एक सूरत हाल ये भी पैदा हो रही है कि जी गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बना के देने का सिलसिला जारी और सारी दिखाई देता है। माजी में हमने देखा कि अफगानियों को जो है वो बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए गए, बाद ये तमाम तर सूरत हाल बंगालियों को देखने में आई, और अब जो है वो हालिया इत्तलात ये हैं कि जी ईरानी तकरीबन 10 अफराद पकड़े गए हैं जिनके पास से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है, और उन तमाम अफसरान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जबकि इसी हवाले से FIA की भी वसी पैमाने पर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। मुत्तादिद नाजरा सेंटर से अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और उनसे इंक्वायरी का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अगर इस किस्म के किसी भी फेल में कोई नाजरा का अफसर मुलव्विस पाया जाता है जिसने रिश्वत के एवज या किसी भी मराद के एवज जो है वो किसी को शनाख्ती कार्ड बना के दिया है, वो तमाम तर सूरत हाल के अंदर चीजें ये भी देखने में आ सकती हैं कि अब जो मामला देखने में आ रहे हैं इसके तनाजुर में उस शख्स के ऊपर जो कि नाजरा का मुलाजिम हो या फिर नादरा के दफातर के अंदर बैठकर शनाख्ती कार्ड बनाकर दे रहा हो, उन तमाम तर लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये तमाम मामला जो हैं वो संगीन गद्दारी के जुमरे में आते हैं कि आप अपनी शहरियत किसी दूसरे मुल्क के लोगों को महज रिश्वत की एवज दे रहे हो। क्योंकि इससे कबल मैं दोबारा दोहराता चलूं कि जी अफगानियों को बड़ी तादाद में शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए गए थे। उस हवाले से FIA की इंक्वायरी अब भी जारी है, जिससे मुत्तादिद नादरा सेंटर्स के अंदर से अफसरान को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने इस बात का बाकायदा इंकिशाफ किया है कि ये एक पूरा सिस्टम नादरा सेंटर्स के अंदर काम कर रहा है जिसका काम ही गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाकर देना है। और ये सूरत हाल काफी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर ये मामला चलते रहे तो आगे सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक डिप्टी DG नादरा सिंध कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफी साहब ने। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कैप्टन साहब क्या कहना पसंद करेंगे इस तनाजुर के अंदर? सर, गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड इतने आसानी से बनाकर दे दिया जाता है जबकि आम शहरी को लंबी लंबी कतारें झेलनी पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये खबरों की अभी तक सही तस्दीक होना बाकी है। FIA और दूसरे इदारे जो है इनकी तहकीकात कर रहे हैं। जो खबर सामने आई है कुछ इस तरह के चीजें हुई हैं। मेरा अपना जो दिया है वो ये कि इस तरह के वाकयात हमारे ज़माने में भी होते रहे, और जहाँ तक के नादरा का अपना सेटअप जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका तयन करना बाकी है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि उस वक्त 2005 की बात है, जब मैं था वहाँ पर, तो उम्मत अखबार के एडिटर साहब और एक रिपोर्टर साहब उन्होंने मतलब ढूंढ के अपना एक कार्ड बनवा लिया, जाली कार्ड, शनाख्ती कार्ड, और दोनों ने अखबार में छाप के और स्टोरी लगा दी कि देखिए जी ये नादरा के जाली कार्ड बन रहा है, ये कर रहे हैं।
खैर खबर जब लगी तो मैंने राब्ता किया, वो आए मेरे पास। मेरे ज़माने में तो एनी प्रेस ऑलवेज और वेलकम कि आप बात करें, तो मैंने उनको कहा हुजूर आला बड़ा अच्छा किया आपने ये काम कर दिया, लेकिन इसकी खबर की अगर सुर्खी थोड़ी तब्दील करते तो आपकी बड़ी वाह होती, क्योंकि ये कार्ड जो आपने बनवाया है ये आप इस्तेमाल करके दिखा दें तो फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये नाजरा के जो सेटअप है उसमें नहीं बना है। बाहर से तो जाली करेंसी में लोग बनाते हैं, जाली मुख्तलिफ चीजें करती, उस पर तो हमारा कोई इजारा नहीं है। तो इसलिए हैसियत नाजरा ऑफिशियल के मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये यहाँ का नहीं बना हुआ है। आप अगर ये हमारी तवज्जो दिलवाना चाह रहे थे तो ये खबर लगा दे, देखिए हम ये कार्ड बना लिया फलानी जगह से, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अभी भी इसका मेरे जहन में वही है कि इसको हमको करना पड़ेगा कि तयन चंद वाकयात जरूर होते हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से जब मैं था तो वहाँ पर जब नए नए कार्ड ये हो रहा था तो जो हमारे एंटी स्टेट सरदार एलिमेंट्स सब मौजूद है, वो गन पॉइंट पे जाके बेचारे जो काउंटर पे लड़के लड़कियां बैठे हैं उनके साथ जबरदस्ती करवाते थे। तो उसका भी एक हल निकाल लिया था कि वो जो कार्ड छपते तो इस्लामाबाद में, तो जब आप पूरा पैकेट बना के इस्लामाबाद भेजते हैं तो उस पर एक कोड लगा देते हैं कि साहब ये कार्ड अंडर गन पॉइंट मैं भेज रहा हूँ, तो फिर नाजरा हेडक्वार्टर उसको अलग कर देता। तो वो छपते ही नहीं थे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट जो नाजरा का सेटअप है, मैं समझता हूँ प्रेजेंट चेयरमैन साहब बहुत ही वेरी वेरी प्रोफेशनल आदमी, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, और बहुत ही क्या कहते हैं इसको रीसेटअप कर रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई वाकया भी हुआ है उनकी नॉलेज में आएगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नाजरा ऑफिशियल्स, मेरे भी इल्म में है कुछ जो मेरी इत्तलात है, इस लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद अब देखेंगे उसके आगे क्या चलता। मोहम्मद साहब बात यह है कि जहाँ भी इंसान काम कर रहा है तो उस इंसान के जो अपनी लिमिटेशंस है वो जरूर एक्सप्लॉइट की जाती है, और इससे नाजरा की बदनामी भी होती है। लेकिन आई एम श्योर इसकी जब तफ्तीश होगी और सारी चीजें सामने आएंगी तो जो अगर कोई इसमें मुहर्रिकात शामिल है कोई लोग नाजरा के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा कैप्टन साहब, यहाँ पर ये भी बताइएगा ना सर कि अगर चलें ठीक है नादरा का कोई अफसर कुरान दरमियान चलें ठीक है, मेरी खबर गलत हो सकती है या फिर कोई किसी दूसरे सहाफ़ी की खबर गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इतलात यही है, मेरी FIA के ऑफिशियल से भी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जी बिल्कुल इस पर गिरफ्तारियां हुई हैं, इस पर इंक्वायरी का सिलसिला भी अब तक जारी है। लेकिन अगर कोई नादरा का अफसर या कोई नादरा का आला अफसर इसमें मुलव्विस पाया जाता है तो सर क्या कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है? क्योंकि मेरी नजर में तो आर्टिकल 6 के तहत उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी इत्तलात के मुताबिक आपने जब खबर मुझे दी थी तफ्तीश से जो चंद लोग इसमें मुलव्विस हैं उसके वो क्या कहते हैं गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, और अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ वो लोग इन्वॉल्व है तो आई एम श्योर जो नादरा के जो कानून है कि आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और जो उस पर जुर्म आयद होगा उसके हिसाब से कार्रवाई तो होगी, रिगार्डलेस कि वो किस लेवल का आदमी, कोई छोटे ग्रेड का अफसर है या हाई ग्रेड का अफसर है, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई तो डेफिनेटली होगी इंशाल्लाह। अच्छा कैप्टन साहब, यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है सर कि चलें ठीक है आपने माजी में भी देखा कि जी अगवानियों को शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए, कुछ इसमें सियासी रहनुमाओं के नाम भी सामने आए थे, फिर उसके बाद यही चीज मैंने अपने इंट्रो में भी बात की है कि जी बांग्लादेशियों के खिलाफ देखने में आया कि बंगालियों को जो है वो यहां पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिए गए। अब तीसरी मरतबा जी ईरानी लोग सामने आ रहे हैं कि 10 ईरानी लोगों को शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए हैं। ये समझ से बालातर दिखाई देती है सर, ये बाहर के लोगों को क्या परेशानी है कि ये पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हासिल करना चाहते हैं? देखिए ईरान के साथ आपको उसका पस मंजर थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ईरान और इंडिया के जो मरासिम थे पिछले हुकूमत के दौरान वो बड़े करीबी थे। गुलभूषण यादव को वहीं से गिरफ्तार किया गया। तो ये एक्टिविटीज तो इस तरह की जो खिलाफ कानून काम तो चल रहे हैं। तो अब ये लेकिन जैसे अफगानियों को दिया गया या बंगालियों को दिया गया, तो रिगार्डलेस की नेशनैलिटी कोई भी हो जिसको भी दिया गया गलत दिया गया, और ईरान का अगर आ गया तो वो भी बहुत गलत दिया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत अच्छी बात ये हुई है, सब लोगों को खुशी इस बात की होनी चाहिए कि गिरफ्तारियां हो गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसी सजाएं जब आप उनके लिए करेंगे तो आइंदा के लोगों के लिए इबरत होनी चाहिए कि वो इस तरह की चीजें ना करें।
और आपने एक पॉइंट बहुत ही मुनासिब ख्याल किया कि हमारे अपने जो सियासतदान है, पार्लियामेंटेरियन है, उनके भी बड़े इस किस्म के स्टैंडर्ड, जो मैं भी था उस वक्त भी एक चीज उनकी प्रोटेक्शन में ये काम होता है। तो ये जो जरूरी बात मैं समझता हूँ ये कि न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो उसमें मुलविस है, बल्कि जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए उनको एक्सपोज किया जाए। जब तक मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब अभी जो जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें बेशतर जो जराइम इस किस्म के, उसमें उन लोगों का हाथ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है, कभी वो किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जुडिशरी, खास तौर पर मेरी गुजारिश होगी कि जुडिशरी सुमो मोटो एक्शन ले और उन सब के खिलाफ कानून के मुताबिक ऐसे इबरतनाक सजा दे ताकि आइंदा से इसकी किसी की जरूरत ना हो इसकी। लेकिन कैप्टन साहब, एक चीज यहां पर यह भी पैदा होती है कि चलें ठीक है, अगर एक सिस्टम के तहत ये तमाम तर काम जो है वो नादरा में एक खास माफिया के जरिए कराया जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है सर? क्योंकि आप खुद भी जो है वो नादरा ऑफिशियल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कोई जो है वो ऐसी तजवीज दे दें नादरा को कि जी इस समत में चले जाओ तो इन मामलात को आप रोक सकते हो या इनकी रोकथाम के लिए कोई कदम बढ़ा सकते हो। बहुत उम्दा आपने इंट्रो की बात की है, बिल्कुल तरीकाकार मौजूद है। खास तौर पे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है जो आप संभाल कर सकते हैं और उन पर वो चीज क्या कहते हैं, जब ये इजरा का ज्यादा ताल्लुक है, जब तक उनके दस्तखत या उनका इस पे ओके ना हो उस वक्त तक नहीं आप वो कर सकते। जैसे कि मैं पासपोर्ट का बताऊं, जो हमने नया पासपोर्ट जब जारी किया था उसमें वो अगेन मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, ये MRP जो था, इसमें जब फाइनली जब पासपोर्ट छपने के लिए क्लियरेंस मिलती है, वो जब तक वो डिप्टी डायरेक्टर जो फाइनली बैठा है, जब तक कंप्यूटर पे वो यस नहीं करता उस वक्त तक वो पासपोर्ट नहीं छपता। अगर वो किसी आदमी को जबरदस्ती खिलाफ कानून देता है तो फिर उसका आता है कि भाई आपने किस रूल के तहत दिया, और अगर किसी को रोक लेता है तब भी उसको जवाब देना पड़ता है। तो मैं तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत जरूरी है कि जो फाइनली छपने से पहले जो आदमी उसको प्रिंट का ऑर्डर पास करता है उसके पर जिम्मेदारी आती है कि ये इसने इसको ऑथराइज किया प्रिंट करने की। तो जो इसमें कोई कम नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, जो भी जुर्म कर रहा है वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने नादरा को यह तजवीज़ भी दी है कि जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उन्हीं पर अमल दरामद करते हुए इन तमाम तर सूरत हाल को रोका जा सकता है। जबकि अगर खुशाइंद बात की तरफ मैं जाऊं तो खुशाइंद बात यह है कि गिरफ्तारियां हुई हैं और इन्हीं गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे भी जारी और सारी रहेगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।